गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे लेसन नंबर 23 के बारे में, जो था हमारा मानव का श्वसन तंत्र। और मानव के श्वसन तंत्र में आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में हमने श्वसन तंत्र की संरचना के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे श्वसन की प्रक्रिया के बारे में कि किस प्रकार व्यक्ति श्वास अंदर लेता है, किस प्रकार श्वास बाहर छोड़ता है। उसके अलावा फेफड़े के आयतन, विभिन्न प्रकार के आयतन और विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति सांस लेता है या श्वसन की क्रिया होती है। तो देखिए, श्वसन की इस प्रक्रिया को हमने दो भागों में बांटा है। पहली वाली जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है इनहेलेशन, माने कि श्वास को भीतर की ओर खींचना। और दूसरी प्रक्रिया है उसे कहा जाता है एक्सहेलेशन या उश्वसन। पहला कहलाता है निश्वसन और दूसरा कहलाता है उश्वसन। इजीली हम यहां बात कर सकते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इन माने अंदर, एक्स माने बाहर की तरफ, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होता है? इनहेलेशन में श्वास अंदर की ओर जाती है और एक्सहेलेशन में श्वास बाहर की ओर आती है। श्वास का भीतर की ओर आना और बाहर की ओर जाना किस प्रकार से संपन्न होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ उदाहरणों के बारे में बात करते हैं। हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि किस प्रकार श्वास हमारे अंदर आती है और बाहर की ओर जाती है। श्वास का अंदर आना और बाहर आना वायु दाब, जो वायुमंडलीय दाब है और हमारे फेफड़ों के अंदर जो दाब है उसके अंतर के कारण होती है। हम ये सब जानते हैं कि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करती है। और कहीं ना कहीं हमारे श्वसन की क्रिया में इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। कैसे महत्व है उसको समझने के लिए पहले वायु दाब में अंतर के कारण वायु का अंदर और बाहर जाने की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां आप कुछ डॉल्स देख रहे हैं। ये डॉल्स बनाई गई हैं एक लोहार पर। यह लोहार लोहे को पहले गर्म करता है आग में, और आग जलाने के लिए उसे बहुत ज्यादा हवा या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो पहले के समय में पीछे की तरफ आप एक देख पा रहे होंगे, येलो कलर का एक चमड़े का बैग है, और ये चमड़े का बैग बंधा हुआ है एक डंडे के सहारे, जिसे एक बच्चा पकड़े हुए है। उससे रस्सी बंधी हुई है। रस्सी खींचने पर यह डंडा खींचता है और यहां से ऊपर की तरफ उठता है। जैसे ये डंडा ऊपर की तरफ उठता है, ये जो धोकनी है पीछे आप येलो कलर की देख रहे हैं, उस आग के पीछे वो धोकनी फूल जाती है या फैल जाती है। थोड़ा सा और क्लोज व्यू ले लेते हैं इसका। ये है वो धोकनी जो बंधी हुई है एक रस्सी के सहारे, एक डंडे के सहारे। ये पीछे की तरफ ये आग जल रही है, पीछे की तरफ धोकनी है। ठीक है, ये काम कैसे करती है थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक धोकनी है, और ये एक हुक से बंधी हुई है रस्सी के द्वारा, और यहां पर जल रही है आग। यहां पर मान लीजिए कुछ लकड़ियां, हम समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। और यहां पर है एक लोहार,
जिनका नाम है वो हम नाम रख देते हैं बाबूलाल जी। ये लोहार जैसे ही इस रस्सी को ऊपर की ओर खींचता है, इस रस्सी को खींचने पर ये जो धोकनी है ये ऊपर की तरफ फैलती है। ऊपर की ओर खींचती है। जैसे ही ऊपर की ओर खींचती है, इसके भीतर की ओर, धोकनी के भीतर की ओर का आयतन बढ़ जाता है। जैसे ही आयतन बढ़ेगा, अंदर की तरफ स्पेस बढ़ेगा, वहां पर मौजूद हवा फैल जाएगी, माने कि उसका दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयतन ज्यादा है, हवा कम है, तो दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंदर की तरफ दाब कम है, बाहर वायुमंडल में उसकी तुलना में दाब क्या हो जाता है, ज्यादा। सामान्य स्थिति में बाहर का दाब और भीतर का दाब समान रहता है, लेकिन जैसे ही आयतन बढ़ता है वैसे ही अंदर की ओर वायु का दबाव कम हो जाता है। अंदर वायु दाब कम और बाहर की ओर वायु दाब ज्यादा। तो आप जानते हैं वायु कहां से कहां की ओर जाएगी, बाहर से भीतर की ओर। माने कि अब ये जो खाली जगह है वो खाली जगह हवा से भर जाएगी। अब बाबूलाल जी रस्सी को ढीला छोड़ते हैं। जैसे ही रस्सी को ढीला छोड़ते हैं, इसका आयतन कम हो जाता है, ये अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है। और जैसे ही आयतन कम हो जाता है, अंदर भरी हुई वायु का दाब बढ़ जाता है। किसकी तुलना में, बाहरी वायु की तुलना में, माने कि वायुमंडल की तुलना में। तो अब जानते हैं अब क्या होगा। अब होगा ये कि वायु अपने अधिक दाब से कम दाब की ओर गति करेगी और इस तरह से आगे की ओर चली जाएगी और लकड़ियों को हवा मिलेगी और वो तेजी से जलने लगेगी। लगभग इसी प्रकार हमारे फेफड़े काम करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे फेफड़े किस प्रकार काम करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनहेलेशन के बारे में। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में, दो चीजों में हमारी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाने और घटाने के लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं। हमने बात करी थी धोकनी में, बाबूलाल जी की धोकनी में, कि आयतन बढ़ा था, वायुदाब कम हो गया, आयतन घटा तो वायुदाब ज्यादा हो गया। माने कि खेल कहीं ना कहीं आयतन का है। आयतन को बढ़ाने और घटाने के लिए धोकनी की दीवार जिम्मेदार थी। उसी प्रकार हमारी वक्ष गुहा, इस बॉक्स, ये एक धोकनी की तरह एक बॉक्स है, ठीक है, और ये इस धोकनी का मुंह मान सकते हैं हम, ठीक है। इस बॉक्स के आयतन को बढ़ाने और घटाने की जिम्मेदारी दो चीजों के ऊपर है। अब ये जो रेड गुलाबी कलर के देख रहे हैं, ये तो अंदर की तरफ हमारे फेफड़े हैं, लेकिन बाहर की तरफ आप ये पसलियां देख पा रहे होंगे, दिख रही हैं आपको पसलियां। और दूसरी चीज, ये डायफ्राम, एक पेशीय पर्दा, या नीचे की तरफ आपको एक चपटा पर्दा दिखाई दे रहा होगा। ये दो चीजें वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ाने और घटाने का काम करती हैं। और वक्ष गुहा के आयतन बढ़ने और घटने से वायुदाब कम और ज्यादा हो जाता है, और उसी की वजह से हमारे फेफड़े सिकुड़ते और फैलते हैं। क्लियर? अगर हमारे फेफड़े सिकुड़े तो वायुदाब अंदर ज्यादा हो जाएगा वायुमंडल की तुलना में, तो गैस बाहर की तरफ आ जाएगी। और यदि हमारे फेफड़े फैले, जैसे यहां फैल रहे हैं, तो आयतन, अंदर का आयतन बढ़ जाएगा, अंदर की तरफ वायुदाब कम हो जाएगा, और जैसे ही वायुदाब कम होगा, बाहर से भीतर की ओर वायु आ जाएगी, क्योंकि बाहर वायुदाब ज्यादा है। क्लियर? तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इनहेलेशन के बारे में।
इनहेलेशन की प्रक्रिया में सबसे पहले हमारी जो पसलियां हैं, उन पसलियां में आपस में जुड़ी हुई होती हैं पेशियों के माध्यम से। यहां पेशियां पाई जाती हैं दो तरह की। दो पास वाली पेशियों को जोड़ने वाली जो पेशी है उसे कहा जाता है अंतरापार्श्विक पेशियां। कौन सी पेशियां? अंतरापार्श्विक पेशियां। ये अंतरापार्श्विक पेशियां दो प्रकार की होती हैं, बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां और अंतः अंतरापार्श्विक पेशियां या भीतरी अंतरापार्श्विक पेशियां। जो इनहेलेशन है, श्वास को अंदर लेने का कार्य है, वो बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियों के द्वारा संपन्न होता है। जैसे ही बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियों में संकुचन होता है, तो संकुचन होने की वजह से हमारे जो बॉक्स है, पार्श्व का पिंजर है या पसलियां हैं, वो आगे और ऊपर की ओर उठने लगती हैं, आगे की ओर और ऊपर की ओर। जब भी हम सांस लेते हैं तो हम भी खुद स्वयं महसूस करते हैं कि पसलियां हमारी आगे और ऊपर की ओर गति कर रही हैं। तो जैसे ही पसलियां फैलती हैं तो आप सोच सकते हैं क्या होगा, अंदर की तरफ आयतन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ हमारी जो पेशीय पर्दा है डायफ्राम, इसकी पेशियों के संकुचन होने से डायफ्राम नीचे की ओर सरक जाता है। माने कि ये गुंबदाकार रहता है, पहले आपको दिख रहा होगा गुंबद के आकार का, ये चपटा हो जाता है, माने कि लगभग यहां आ जाता है इस तरह से। क्लियर? और पसलियां अपनी पूर्व स्थिति से थोड़ी सी आगे की तरफ आ जाती हैं। तो इतना आयतन बढ़ा वक्षगुहा का। आयतन बढ़ने पर फेफड़े भी फैलने लगते हैं। अंदर की तरफ वायु दाब में कमी आ जाती है और बाहर की तरफ वायु दाब क्या रहता है? ज्यादा। तो हमारे फेफड़े अब काम नहीं करते, कुछ काम ये दबाव कर लेता है। अंदर की तरफ कम दबाव, बाहर की तरफ ज्यादा दबाव। ये वायु स्वतः ही बिना किसी बल के अधिक दाब से कम दाब की ओर स्वतः ही भीतर प्रवेश कर जाती है। क्लियर? माने कि इनमें फेफड़ों को ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता, बस पसलियां फैलती हैं, डायफ्राम चपटा होता है, आयतन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्वतः अंदर वायुदाब कम हो जाता है और बाहर जहां वायुदाब ज्यादा है वहां से वायु स्वतः ही फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। यह प्रक्रिया कहलाती है हमारी इनहेलेशन। क्लियर? इस वायु का मार्ग तो आप सबको पता ही है, नासा मार्ग, नासा गुहिका, ग्रसनी, श्वसन नलिका, श्वसनियां, श्वसनिकाएं, वायु कूपिकाएं। क्लियर? दूसरी बात कर लेते हैं हम एक्सहेलेशन के बारे में। एक्सहेलेशन की प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना पड़ता एक तरह से, क्योंकि इस अवस्था में हमारी जो पेशियां हैं, अंतरापार्श्विक पेशियां, जिन्हें हमने बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां कहा था, वो बाह्य अंतरापार्श्विक पेशियां शिथिल हो जाती हैं और हमारी डायफ्राम की पेशियां भी शिथिल हो जाती हैं। जैसे ही ये दोनों पेशियां शिथिल होती हैं, पसलियां और डायफ्राम अपनी अपनी जगह पर लौट आते हैं, माने कि वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं, जिससे आयतन में कमी हो जाती है। अब हम जानते हैं कि आयतन में कमी होगी तो क्या होगा, साथ ही साथ फेफड़ों पर भी दबाव पड़ता है। फेफड़ों पर दबाव पड़ने पर आयतन में कमी आएगी और आयतन में कमी होने से अंदर का वायु दाब ज्यादा हो जाएगा वायुमंडलीय तुलना में, और वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर चली जाएगी। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि एक्सहेलेशन एक प्रकार की निष्क्रिय प्रक्रिया है। क्लियर? हाँ, व्यायाम के समय या परिश्रम के समय एक्सहेलेशन की जो प्रक्रिया है या हवा को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, वो एक सक्रिय प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि तब यहां पर एक दूसरी पेशियां, जैसे हमने पहले भी कहा था, भीतरी अंतरपार्श्विक पेशियां, वो भीतरी अंतरपार्श्विक पेशियां संकुचित होती हैं,
जिससे पसलियां और अंदर की तरफ दबती हैं। दूसरा, हमारी उदर गुहा में जो हमारी आहार नाल है वो भी एक दबाव पैदा करती है, जिससे डायफ्राम और अंदर दबता है। पसलियां और अंदर दबती हैं, डायफ्राम और अंदर दबता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन और ज्यादा कम हो जाता है, जिससे आयतन में कमी होती है, वायु दाब बढ़ता है वायुमंडल की तुलना में, जिससे वायु अपने अधिक दाब से कम दाब की ओर चली जाती है। यह उस वक्त की बात है जब सक्रिय प्रक्रिया होती है उच्छ्वसन, एक्सहालेशन, व्यायाम के समय। क्लियर? तो यह था हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। नेक्स्ट, यहां भी आप देख सकते हैं कि डायफ्राम यहां पर चपटा हो गया है, क्लियर, और यहां पर गुंबदाकार है। चपटा होने की वजह से आयतन बढ़ता है, गुंबदाकार होने की वजह से आयतन घट जाता है, क्लियर। यहां पेशियां, जब श्वास अंदर जानी होती है पेशियां बाहर की ओर और डायफ्राम चपटा होता है, और जब हवा बाहर जानी होती है तो पसलियां भीतर की ओर दब जाती हैं और डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है, क्लियर। अब हमारे दो टॉपिक और बचे हैं। एक तो है हमारा फेफड़ों का आयतन और दूसरा फेफड़ों की क्षमताएं। ये दोनों टॉपिक हम हमारी नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। थैंक यू।